नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हरि नारायण सिंह जी। आज से आजाद सिपाही झारखंड डायरीज शो की शुरुआत करने जा रहा है। झारखंड डायरीज शो में हम चर्चा करेंगे चर्चित राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम से जुड़े चैप्टर के बारे में। इस अध्याय में पन्ने कई हैं, एक एक कर पन्नों को पलटा जाएगा। कई राज हैं जिन पर से पर्दा भी उठाया जाएगा। कई घटनाएं हैं जिसे झारखंड को जानना भी चाहिए। आज मैं रांची से जुड़ी उस घटना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जहां एक मंच पर पुलिस, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रांची को जलने से बचा लिया था। वर्ष था 2000 और तारीख थी 27 दिसंबर, ईद का पर्व। उस दिन सुबह सुबह रांची पुलिस की गश्ती जीप से डोरंडा में एक बच्ची की मौत हो गई थी। देखते ही देखते डोरंडा जलने लगा था। डोरंडा बंद हो गया था, रांची बंद होने लगी थी। रोड जाम, आगजनी। उसके बाद पुलिस की फायरिंग। इस फायरिंग में 3 लोग पुलिस की गोली से मर गए। स्थिति पूरी तरह विस्फोटक हो गई। लेकिन उस दिन सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और पुलिस का संयुक्त प्रयास एक मिसाल बन गया। उस घटना के समय हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक हरि नारायण सिंह जी मौजूद थे। वो उस समय हिंदुस्तान अखबार में थे। वो चश्मदीद थे उस घटना के। मैं सर से जानना चाहूंगा उस घटना के बारे में। सर, जरा विस्तार से बताइए, वो घटना क्या थी? राकेश, वो दिन मुझे आज भी याद है। 27 दिसंबर 2000 का वो दिन था और रांची में मुस्लिम समाज पर्व मना रहा था। पर्व त्योहार के अवसर पे अधिकांश हम लोगों ने देखा है कि पुलिस की गश्ती जीप जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए घूमती रहती है। और उस दिन भी डोरंडा पुलिस की एक जीप गश्ती में निकली थी। दुर्भाग्य से उस जीप के नीचे एक दौड़ती हुई रोड पे बच्ची आ गई और रोड पे ही बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत होने के बाद ये घटना जो है आग की तरफ फैली और देखते ही देखते इसकी भारी प्रतिक्रिया डोरंडा में हो गई। जो जहाँ था वहीं से सुना और सभी लोग डोरंडा की तरफ कूच कर गए। और एक तरह से लग रहा था कि पूरा डोरंडा जो है अपने घर से निकल करके सड़क पे आ गया है। और पुलिस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। पुलिस रक्षात्मक मुद्रा में थी, लेकिन जब कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने लगती है तो पुलिस को कुछ न कुछ करना पड़ता है। और भीड़ जब आक्रामक हुई, पत्थरबाजी होने लगी, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की घटनाएं होने लगी। जो गाड़ियां आ जा रही थी उनमें तोड़फोड़ मचाया जाना था। फिर पुलिस जो है कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए फिर उसका जो अपना तंत्र होता है काम करना शुरू किया। पहले लाठीचार्ज किया, फिर हवाई फायरिंग की उसने, किसी भी तरह से उसको रोकने का प्रयास किया। मुझे याद है कि उस समय दिन के 1:30 बज रहे थे और मैं जमशेदपुर कार्यालय में, हिंदुस्तान कार्यालय में सहयोगियों के साथ बैठक कर रहा था। उस समय रांची से एक राजद के नेता थे शमशेर आलम, जो आज कांग्रेस में है और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। उनका 1:30 बजे के आसपास मेरे पास फोन गया और उन्होंने पूछा कि सर आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा शमशेर जी, मैं तो जमशेदपुर में आया हूँ, सहयोगियों के साथ बैठक कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आपका रांची आना बहुत ज़रूरी है, रांची के बारे में आपको पता है? तो हमने कहा कुछ बातें तो मैंने सुनी थी, लेकिन क्या बना, डिटेल्स बताइए, हमको पूरी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज की अभी की जो स्थिति है वो रांची बहुत विस्फोटक होती जा रही है और स्थिति जो है नियंत्रण के बाहर हो गई है। भीड़ बेकाबू है, लोग भी मारने पर उतारू हैं और पुलिस भी एकदम अपने रूप में आ गई है। कहीं आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस कहीं हवाई फायरिंग कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। हमें लगता है कि अभी तो ये डोरंडा में है, राजेंद्र चौक के आसपास है, धीरे धीरे ये रांची में कहीं ना कहीं ये फैल जाएगा, क्योंकि दूसरी शक्तियां भी अब इसमें सिर उठाने लगी हैं दोनों ही तरफ से। तो पहला फोन आपको शमशेर आलम ने किया जी। इसके बाद उनसे जैसे ही बात खत्म हुई तो दूसरा फोन हमें किया था
कफील अहमद, उसमें बिजली बोर्ड में वो थे, सोशल कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे थे जी। और एक उनकी विशिष्ट पहचान थी, वो भी डोरंडा के ही रहने वाले थे। उनके शमशेर आलम के बाद तुरंत कफील अहमद का फ़ोन मेरे पास गया जी। और फिर उन्होंने भी वही बात दोहराई जो शमशेर आलम ने कहा। मैंने कहा कफील भाई तब तक आप लोग संभालिए, भीड़ को किसी तरह रोकिए, जो हो गया वो तो हो गया, उसके आगे कुछ नहीं हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जितनी अब आने में तो 2-2.5 घंटे का समय लगेगा, मैं चल रहा हूँ, तब तक देखिए हम आकर के हम लोग भी सब मिल करके प्रयास करते हैं। मुझे याद है 5 बजे के आसपास मैं डोरंडा चौक पहुँचा। उस समय करीब 50-60 की संख्या में पत्रकार भी थे, उसमें हिंदुस्तान के भी पत्रकार थे, प्रभात खबर के भी थे, ये और सारे अखबारों के, रांची एक्सप्रेस के थे, आज के थे, सारे पत्रकार वहाँ थे। जो नेशनल अखबार थे उनके भी पत्रकार वहाँ इकट्ठे थे। तो जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान अखबार के उस समय रजत गुप्ता, नीरज सिन्हा, ये तमाम लोग जो हैं डोरंडा में मुझे मिले और कुछ प्रभात खबर के भी पत्रकार हमसे मिले। तो देखते ही तब तो इसी बीच में कफील अहमद को भी जानकारी हो गई और शमशेर आलम को हो गई। दोनों आदमी आकर के मेरे पास आ गए, बोले कि सर कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो कोई मानने वाला नहीं है, पुलिस भी नहीं मान रही है, लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, थोड़ी दूर अलग हट करके 4-5 लोगों ने उस समय एक, अभी हमें लगता है कि जब आप वहाँ पहुँचे तो नज़ारा दृश्य क्या था? मैंने उस समय देखिए, एक तरफ बसों में आग लगी हुई थी, गाड़ियां जल रही थी, रोड पे 3-3 लाशें पड़ी हुई थी, उधर पुलिस हाथ में राइफल लिए हुए, लाठी लिए हुए, सिर पे अपना हेलमेट पहने, अच्छा, तो पूरी तरह तैयार थी। इधर लोग के हाथों में पत्थर थे, नारेबाजी हो रही थी, अच्छा, मतलब एकदम उत्तेजना दोनों तरफ से। और जो सोशल वर्कर थे जो कोशिश कर रहे थे, उनकी कोई सुन नहीं रहा था। तो उसी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मतलब प्रोफेसर हैं, अब्बास अहमद डोरंडा के ही हैं। तो फिर वो भी मेरे पास आए, तो फिर हम लोगों ने 5-7 लोगों ने बैठ कर मैंने वही रोड पे ही बीच में कि क्या करना चाहिए। तो एक बात है कि जब तक यहाँ जो लाश पड़ी हुई है 3 युवकों की, अगर वो जब तक यहाँ से नहीं उठेगी, किसी भी हाल में भीड़ यहाँ से टस से मस होने वाली नहीं है और स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। अभी एक बड़ा चैलेंज था कि वहाँ से लाश को कैसे हटाया जाए, क्योंकि भीड़ किसी भी हाल में वहाँ से टस से मस होने वाली नहीं थी। अब भीड़ के रहे लाश को उठाया नहीं जा सकता था, और पुलिस जबरदस्ती उठाने आती तो फिर भीड़ भी उस पर हमला करती, फिर गोली चलती, फिर 2-10 लोग और मरते जी। तो इस बार फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को धीरे धीरे बहुत एक प्लानिंग हम लोगों ने तैयार की। कुछ पत्रकार उसमें थे, हम लोग सोशल कार्यकर्ता, उसमें कफील अहमद थे, शमशेर आलम थे और आजम अहमद मतलब डोरंडा के एक नेता था, वो अब्बास, ये तमाम लोग जो हैं। फिर अब्बास अहमद से हम लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि जिसके घर की बच्ची मरी है उनसे ज़रा बात करवाइए हम लोगों की। फिर उनके पास हम लोग गए, उनसे मैंने अपील की कि देखिए बच्ची तो जो होना था हो गया, और अभी की जो स्थिति है उसमें दोनों तरफ से जो स्थिति है उसमें 2-4-10 लोग और मतलब ये हो सकते हैं, तो ये इसमें आप ही कुछ कर सकते हैं। तो बोला कि सर हम क्या कर सकते हैं, बताइए, हमारी तो बच्ची चली गई, हमारी तो दुनिया उजड़ गई। हमने कम से कम भीड़ से आप अपील कर दीजिए कि भाई अब जो हो गया हो गया, मतलब हम लोगों को बच्ची के शव को, बच्ची कहाँ की थी? वही डोरंडा की थी। डोरंडा की थी, तो मैंने बच्ची का शव भी वहीं पे था। ओह अच्छा। तो ये था कि उनको कहना था कि फिर उन्होंने अपील की, मतलब जीप में खड़ा होकर के फिर अपील उन्होंने की कि देखिए ऐसा ऐसा है, और मैं ये मानता हूँ कि जो हो गया बहुत दुखद हुआ, अल्लाह के नाम पे कम से कम आप लोग जो है अब जो है शांति बनाए रखिए, और हमको बच्ची को दफनाने के लिए कम से कम 100 को हम लोग ले जाए यहाँ से। हाथ जोड़ कर उन्होंने अपील शुरू की, उसमें अब्बास अहमद ने बहुत बड़ी भूमिका उठाई। करते करते धीरे धीरे हम लोगों ने एक मानव चेन बनाया वहाँ पे, और धीरे 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 बहुत ही ब्रिलियंटली तरीके से भीड़ को थोड़ा पीछे शुरू करना किया। जब भीड़ हमें लगता है कि स्पॉट से डोरंडा राजेंद्र चौक से करीब 100 मीटर और पीछे की तरफ चली गई, तो उसमें से मैं आगे निकल के आया। ये हुआ कि फिर मैं उस समय आया, डीसी थे उस समय सुखदेव सिंह जी, और नीरज सिन्हा थे उस समय एसएसपी थे जी, और एसडीएम थे उसमें सुनील कुमार सिंह जी। तो इसके पहले मैं बता दूं कि जब रांची से मैं आया था तो जो सुखदेव सिंह थे बेचारे बहुत ही मतलब चिंतित हो गए थे और एकदम थके हारे जैसे दिखाई पड़ रहे थे। जाते ही उन्होंने कहा कि सर अब आप ही लोग रांची को बचा सकते हैं, आप ही लोग मिलकर बचाइए, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मतलब कोई मारने को तैयार नहीं है, और हम लोग इस हालत में तो जलने नहीं देंगे किसी को, जो हो गया है। फिर मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती पत्थरबाजी करेगा तो अंततः पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी, तो लाशें कुछ और बीत सकती हैं। तो हमने कहा कि देखिए इतने समय तक आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है बहुत अच्छी तरह से, कम
थोड़ा देर तक और संयम बरती है। धैर्य का परिचय नहीं देने से स्थिति बहुत खराब हो सकती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ही लोग संभालिए, हम लोगों के बस की बात नहीं है। वो किनारे खड़ा भी हो गया। इसी बीच मानव चेन बना करके जब हम लोग भीड़ को पीछे ले गए तो ये था कि फिर कैसे 100 कैसे उठाया जाए। तो इसमें इतना था कि मुश्किल से हम लोग को 30-35 सेकंड का तो समय ही मिलता 100 को उठाने के लिए, क्योंकि जैसे ही 100 उठाने के लिए पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ती जी, भीड़ जो है उस पर हमला करती। ये सबको पता था कि ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद लेकिन फिर तय हुआ, फिर पुलिस की जीप तैयार हुई और इसके बाद जो है बड़ी तेजी से एक जीप आई, जिप्सी आई उसमें, और खुली जिप्सी में तीनों 100 को उठा करके फिर उसको जिप्सी में ला दिया। जैसे ही जिप्सी लेके ड्राइवर वो रवाना होने के ये किया, तब तक भीड़ जो है चेन मानव श्रृंखला तोड़ दिया, एकदम झपट पड़ी जिप्सी की तरफ और उसने ड्राइवर को खींच लिया उसमें से, जिप्सी से। अच्छा। इस वजह, लेकिन उस समय तारीफ करेंगे आजम अहमद की। वो आदमी तुरंत स्टीयरिंग सीट पर बैठा और स्टार्ट करके गाड़ी पीछे वहाँ से युवराज होटल से निकला। युवराज पैलेस होते हुए हिंदी पीढ़ी की तरफ से सीधे गाड़ी लेकर के रिम्स की तरफ भगा दिया। अच्छा। सीधे वहाँ से लिया जी। और रिम्स की तरफ भगा दिया। और जब चली गई तो थोड़ी देर तक हो हल्ला, मैंने भीड़ जो है इधर दौड़ने लगी, उधर दौड़ने लगी, फिर थोड़ी पत्थरबाजी भी होने लगी। अब एक तरफ राकेश स्थिति ये थी कि एक तरफ भीड़ थी, मारने पर तारीफ थी, दूसरी तरफ पुलिस थी, राइफल लिए, लाठी लिए, सारी चीज़ें थी। बीच में सोशल कार्यकर्ता और पत्रकार पूरी तरह से घिरे हुए। हम लोग की कोशिश थी कि भीड़ को भी आगे नहीं जाने दिया जाए और पुलिस को भी किसी तरह से रोका जाए जी। इसी बात थोड़ी हमको लगता है कि 10 मिनट के बाद जो है अचानक से मतलब अचानक से आवाज़ आने लगी। तो हमें हमारे ही मुँह से निकला, उस समय SDM थे, कि ये किसी की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है सर ये बस की बॉडी जो जल रही है ना, तो बस जब जलती है तो फट आवाज़ करती है, उसी के है। इसी बीच में अब भीड़ की आवाज़ सुनाई पड़ी तो अचानक से हम लोगों ने देखा कि करीब 250-300 की संख्या में कुछ लोग जो है युवराज होटल में बिल्कुल प्रवेश कर गए हैं। उसके बाहर में जितना गमला अमला था, वहाँ जितनी गाड़ी बाड़ी थी, उसमें तोड़ फोड़ शुरू कर जी। चूंकि अब वहां से लाश तो जा चुकी थी, पुलिस का प्रेशर थोड़ा कम हुआ था। ऐसा जब देखा तो पुलिस पूरी पोजीशन में आ गई। अच्छा। पोजीशन में मतलब एकदम फायरिंग करने की पोजीशन में आ गई। जी। अब वो दृश्य आज भी मुझे याद है कि एक तरफ भीड़, एक तरफ पुलिस राइफल ताने हुए है, अब बीच में हम लोग खड़े हैं। और सुखदेव सिंह बहुत ही धैर्यपूर्वक, मुझे उस आदमी की तारीफ करनी चाहिए कि ऐसा वो अधिकारी था कि जिसे जितनी तारीफ की जाए वो कम ही होगी जी। और बिल्कुल पेशेंस बना के, और नीरज सिन्हा भी बिल्कुल पेशेंस बना के शांत बेचारे एकदम खड़े थे। इसके बाद जो है फिर सुखदेव सिंह ने कहा कि सर देखिए अब आप लोग कुछ करिए, नहीं तो फिर हम जवानों को रोक नहीं पाएंगे, तो जैसे भी हो तो आप लोगों को कुछ करना चाहिए। फिर हम लोगों ने फिर भीड़ को समझाने की कोशिश की। उसमें कुछ ऐसे लड़के थे, हमें लगता है कि सारे स्थानीय नहीं थे राकेश, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लोग भी प्रवेश कर गए थे। अच्छा। ऐसे अवसरों पर दोनों ही समाज से होते हैं लोग जो चीज़ों को उकसाने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनका धंधा होता है। ये दोनों समाज में होता है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है। वो शक्तियाँ पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी, कुछ राजनीतिक भी उसमें प्रवेश कर गया था। तो लास्ट में फिर किसी तरह से अंत में जब नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने भीड़ को आगे आके देखिए, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, फिर सारी जवाबदेही आप लोगों की होगी। इसके बाद ये इन लोगों को किसी तरह से हम लोगों ने डांट फटकार करके भीड़ को थोड़ा रोकने की कोशिश की। तब तक फिर हमने देखा कि युवराज पैलेस की तरफ से फिर 250-300 के लोगों की संख्या में भीड़ जो है उधर हिंद पीढ़ी की तरफ से लोग जो है कुछ कर गए हैं। अच्छा। और उधर से पत्थर चलने लगा। जब चलने लगा तो फिर इधर से पुलिस जो है फिर राइफल और अपना लाठी लेकर के फिर उस भीड़ की तरफ चली, क्योंकि स्पॉट तो अब छूट चुका था। युवराज होटल से अब युवराज पैलेस की तरफ अब दो पीछे से दो तरफ से भीड़ थी, बीच में पुलिस थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। अब पुलिस जो उधर मूव की, आप लोगों को कभी भी नहीं लगा कि पत्थर भी आपको भी लगा? नहीं, तो उसमें क्या था कि भीड़ अभी थोड़ी पीछे ज्यादा थी। जी जी जी। पत्थर भी पहले पुलिस को ही लगना था, उस तरह भी पुलिस थी, इस तरह भी पुलिस थी। जी। तो जब इधर से पुलिस दौड़ी तो मुझे लगा कि अब तो रोकना मुश्किल है, फायरिंग करेगा ही करेगा। तो हम लोग दौड़ करके पुलिस के आगे चले गए। अब मुझे याद है अच्छी तरह से कि अगर उस दिन सुखदेव सिंह और नीरज सिन्हा अगर साथ में नहीं होते तो पुलिस गोली चला देती, हम लोगों के ऊपर भी चला देती एकदम। मतलब चूंकि वो एकदम पुलिस देखना नहीं चाहती थी उस समय। देखिए जब पुलिस
आ जाती है अपने पर ना, तो उसको कोई दिखाई नहीं पड़ता जी। उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि एक हद तक तो संयमित रहती है, लेकिन जब सारी सीमाएं लाग जाते हैं लोग, तो उसके बाद वो कोई संयम नहीं काम नहीं करता, कोई आदेश भी काम नहीं करता। लेकिन वो जैसे ही पुलिस, हम लोगों को पुलिस ने कह दिया कि अब आगे बढ़े तो आप लोगों को भी मार देंगे, अच्छा। आप लोग जहाँ वहीं खड़े रह जाइए। अच्छा। तब सुखदेव सिंह आया, नीरज सिन्हा ने उन लोगों को डपटते हुए गाली, बल्कि सुखदेव सिंह ने पहली बार मुंह से गाली भी सुनी मैंने, उन लोगों को दे करके भगाया। इसके बाद फिर हम लोग कहा कि आप लोग 2 मिनट रुके, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। फिर वहाँ से सारे जितने थे, कपिल अहमद थे, हम थे, अब्बास थे, इसके बाद रजत गुप्ता होता, सारे लोग थे। हम लोग दौड़ करके फिर पीछे की तरफ गए, और फिर उधर से जो भीड़ आई थी, हमने कहा कि देखिए अगर आप लोग नहीं मानिएगा तो फिर इधर गोली चलेगी और मारे जाइएगा आप लोग, जो होना था हो गया, बॉडी यहाँ से जा चुकी थी, शांति होने दीजिए आप लोग, नहीं तो फिर इसका दूसरी तरफ से भी, उधर से भी लोग दौड़ के आ जाएंगे, तो फिर ये पूरी तरह से दंगा हो जाएगा, और फिर किसी के बस की बात नहीं होगी, लेना का देना पड़ेगा आप लोग। तो हम लोगों ने भी अपना रुख खड़ा किया। इसका असर पड़ा क्योंकि सोशल लोग थे उधर भी, बिल्कुल। राजनीतिक कार्यकर्ता थे तो पहचानते भी थे, बिल्कुल। तो फिर उन लोगों ने भीड़ को शांत किया, और फिर रिम्स चला गया, उनको मतलब बॉडी वॉडी लेके लोग चले गए रिम्स में। इसके बाद जो है फिर वहाँ पे करीब हमको लगता है कि रात को 11 बजे तक हम लोग थे, रात को 11 बजे। हाँ, हालांकि उस समय मेरे कई सहयोगी थे, मेरे कई मित्र पत्रकार थे जो हमको कह रहे थे कि सारा भीड़ में मत जाइए, भीड़ में लोग हथियार लिए भी हुए हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन मुझे उस समय थोड़ा ना डर था ना भय था, मुझे लगता था कि एक सामाजिक दायित्व अपना बनता है, लोग चूंकि मानते जानते भी थे, विश्वास के साथ उन लोगों ने याद किया था, तो मैं आया भी था। तो आज भी मुझे याद है कि उस दिन कफील भाई की याद आज बेचारे उस दुनिया में नहीं है, उनकी याद, अब्बास की याद, शमशेर आलम की याद, आजम अहमद की याद, उन्हें पूरी तरह से उसमें शफीक अंसारी वगैरह सारे लोग थे उसमें, बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई। तो पहली बार दिखा कि कैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने मिलकर कैसे रांची को, मतलब देखिए जो दृश्य था ना, उसमें कुछ भी हो सकता है। 150 लाशें भी विकसित थी, जो कि बीच बीच में उसमें अफवाह भी उड़ जा रही थी उस समय की यूसी जा की मौत हो गई, पुलिस और उत्तेजित हो जाती थी। इधर लोगों का हुजूम तो जानते ही है, नए लड़कों का हुजूम एक अलग होता है कि जो जिम्मेदार थे, जो बुजुर्ग थे, उनको तो कुछ समझदारी थी, लेकिन नए को कुछ समझदारी होती नहीं, तो एकदम आकर के सामने तन जाते थे वो लोग, हाथ में पत्थर लिए हुए। इसके बाद मुझे याद है कि फिर हम लोग अखबार में आए, आने के बाद जो है फिर प्रशासन के लोगों ने उसमें डीसी थे, नीरज सिन्हा थे, सब SDM थे, फिर कुछ लोगों की एक बैठक डोरंडा में बैठाई कि आखिर फिर बच्ची का कैसे दफना अपना। कितने बजे की बात है ये? रात को करीब 12 बजे। 12 बजे, अच्छा। फिर हम लोग डोरंडा में एक मुस्लिम भाई थे, उनके यहाँ हम लोग बैठे करीब 18-20 की संख्या। अच्छा। बैठने के बाद उसमें कई तरह की बातें थी, कुछ लोग उत्तेजित थे, कुछ लोग चाहते भी थे कि शांति हो जाए। तो ये हुआ कि रात में तो हो नहीं सकता है, तो सुबह 4 बजे भोर में इसको किसी तरह से दफनाया जाएगा, बच्ची के शव को हम लोग दफना देंगे, बाकी लोगों के शव को दफना देंगे, तो धीरे धीरे जो है स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी। अब तब तक लेकिन ये जब सारी बातें हो गई, तो फिर तैयार हुआ कि 4 बजे जो है तो घर के लोग जाएंगे और कब्रिस्तान में जाके बच्ची को दफना देंगे। फिर जब सुबह जाने लगे तो फिर उसमें कुछ लोगों ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मामला शांत हो, फिर भड़काना शुरू कर दिया। फिर किसी तरह से जा करके दिन में 8 बजे सारे लोग हम लोग जुटने के बाद जो है सुबह 8 बजे, हाँ, फिर किसी तरह से बच्ची के शव का दफनाएगा, बाकी जो लोग थे उनका भी ये हुआ। अब इसके बाद जो फिर थोड़ी सी तो नॉर्मल सी जो है वहाँ से लौटी, लेकिन अब इसके बाद जो देखिए पूरी तरह से अब बॉल जो था, गेंद जो थी, वो पाले में थी, पुलिस के पाले में थी। अच्छा। अब इसके बाद पुलिस का था, चूंकि उसके एक DSP स्तर के मतलब बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गया था, अस्पताल में भर्ती हो गए थे। अच्छा। अब मुझे याद है दूसरे दिन मैं गया था, सेवा सदन में वो भर्ती थे। अच्छा। और उस समय सर्जेंट मेजर थे अशोक पाठक जी। वो जब हम गए तो उन्होंने मतलब बाहर आके रोते हुए बोले कि सर देखिए क्या स्थिति हो गई है, कि आज हम लोग एक अधिकारी को मरते हुए देख रहे हैं, क्या गुनाह है, आप ही लोग बता दीजिए कि इन्होंने क्या किया था। भाई ये तो गए थे कानून व्यवस्था बनाने के लिए, किस तरह से लोगों ने मारा है, और आखिर पुलिस ही बार बार क्यों मार खाती रहेगी। ठीक है, पुलिस की जिप्सी से होगा, जिससे हो गया, उस गाड़ी को इन्होंने जला दिया, मार दिया, पीट दिया, जो भी किया, लेकिन अब उसके लिए पूरे पुलिस समाज पर जो हमला कर देगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करें। अब पूरा पुलिस एसोसिएशन जो है वहाँ था और पूरे गुस्से में लोग थे। इसके बाद फिर किसी तरह से फिर उनको समझाया बुझाया गया, फिर हम लोग लौट के आए।
अब यहाँ पे जो उस समय जो डोरंडा में जो जिम्मेदार लोग थे, जो मुस्लिम समाज के जो मतलब अमन पसंद लोग थे, उनकी एक और चिंता थी कि तब तक जो है पुलिस कई FIR जो है डोरंडा थाने में दर्ज कर चुकी थी। 3-4 FIR हो चुके हैं, जिसमें करीब 18-20 युवकों को बिल्कुल नामजद बनाया गया था। उसमें से करीब 12 की 14 युवक ऐसे थे जो या तो कॉलेज में पढ़ रहे थे या कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे थे, सारे लोग ले रहे थे, किसी की परीक्षा थी, किसी की कुछ थी। और नाम जब आ गया ना, तो बहुत सारे लोगों के होश ठिकाने में आ गए। अच्छा, अब तो उनकी जिंदगी का सवाल था। जी। अब इसके बाद सारे लोग बैठक करने लगे, फिर हम लोगों को भी बुलाया गया, भाई किसी तरह से ये जो है नाम हटा जाए। फिर बैठ करके हम लोगों ने प्रशासन से बात की, DC से बात की, हम लोगों ने SSP से बात की, भाई देखिए जो हो गया उसमें तो जो ऑन द स्पॉट है उस पर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये मोह में मान लिया 10,000 की भीड़ में से 10-5 लोगों के नाम केस करना, ये तो अब खास करके उस छात्रों का जिंदगी चौपट हो जाएगा, फिर तो वो अपराधी ही बनेंगे। कुछ ना कुछ तो बीच का रास्ता निकालिए आप लोग की, मतलब कम से कम बोलो ऐसा नहीं है। फिर किसी तरह से राकेश हमको याद है कि बाद में उस छात्रों का जो है किसी तरह से नाम उस केस में से निकला। दोनों समाज के लोग बैठे, शांति समिति की बैठक हुई, सब कुछ हुआ। और करीब 6-7 दिन बाद धीरे धीरे डोरंडा जो है, इस दिन फिर दोबारा जो है 4 दिन के बाद 31 दिसंबर को तब तक फिर सूचना आई कि ईशुजा की मौत हो गई। अब पुलिस उसके बाद फिर बिल्कुल उद्वेलित हो गई, हिंदू समाज के लोग कुछ लोग उद्वेलित हो गए। अब उसको लेकर के कुछ एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर जा करके हम लोगों को पुलिस के सामने हाथ पर जोड़ना पड़ा। उसमें अशोक पाठक की पुलिस एसोसिएशन में भी थे, बेचारे बहुत समझदार आदमी थे, लिखते पढ़ते भी थे। उनको सारी चीज़ें हम लोगों ने समझाई, बातचीत की। इस बार किसी तरह से वो लोग शांति हुई। पुलिस उस समय नीरज सिन्हा और DC ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मैंने आज बार बार मैं सुखदेव सिंह की याद आती है कि वैसे अधिकारी की जरूरत झारखंड में निश्चित रूप से थी। बिल्कुल एकदम सोशल आदमी थे बेचारे, चीज़ों को समझते थे। ऐसा कम देखने को मिलता है। हाँ, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। नहीं तो पुलिस इतना कुछ हो जाने के बाद पुलिस नियंत्रण में आ जाए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक हद तक तो पुलिस सुबह में जो ठीक है जिप्सी से बहुत ही गलती थी, लेकिन उसके बाद का जो दृश्य था बहुत सही नहीं था। और उसमें हमको एक चीज़ जरूर लगा कि देखिए जो युवा वर्ग है ना, चाहे दोनों ही तरफ से, उसके अंदर समझदारी बहुत कम है। क्योंकि देखिए घटना को तो रोक नहीं सकते। अब ये एक मतलब दुर्घटना थी ये, मतलब जो इसमें पॉलिसी सोची समझी साजिश तो नहीं थी। अब पुलिस गश्ती करेगी, ये बच्ची दौड़ के अचानक सड़क पार कर रही थी, दब गई हो, उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद गुस्सा भी होता है, सहज स्वाभाविक है कि, लेकिन है कि पर्व त्योहार के अवसर पर अगर इस तरह की घटना होती है तो मतलब ये का भीड़ जमा हो जाती है और लोग कुछ दूसरे ही ये में रहते हैं, मूड और अंदाज में रहते हैं, चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। तो मुझे याद है कि उस दिन जो अगर ये तीनों सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, पुलिस प्रशासन के समझदार लोग नहीं होते तो वो रांची सिर्फ डोरंडा और राजेंद्र चौक तक सीमित नहीं होकर के पूरी रांची जल उठी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और फिर पुलिस को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुलिस के बहुत अच्छे अधिकारी बने, यूसी झा भी बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते थे, बहुत सोशल भी माने जाते थे। उनकी तस्वीर वो पुलिसिया वाली नहीं थी। तो उन पर जब हमला हुआ था और घायल हुए थे, दोनों ही वर्गों में उनको लेकर के काफ़ी मतलब चिंता थी कि नहीं कुर्बान हो गए। हाँ, बाद में वो 31 तारीख को बेचारे मरे उसमें। तो ये हमें आज भी याद है कि क्या है। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें हम कहना चाहेंगे कि देखिए ऐसे अवसरों पर एक चीज़ अमूमन जो कमी खलती है कि घर के चाहे हिंदू परिवार के लोग हों चाहे मुस्लिम परिवार के लोग हों, जब इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती है ना, तो बुजुर्ग अपने घरों में चले जाते हैं। वो अपने दायित्व से इतिश्री खोल देते हैं और पूरी तरह से जो है मतलब माहौल बच्चों के हाथ में चला जाता है। बच्चे किसी की सुनते नहीं, ना हिंदू के बच्चे किसी की सुनेंगे ना मुस्लिम के बच्चे सुनेंगे। अब बुजुर्गों की जब बात करिए तो वो लोग कहेंगे कि हम लोग क्या करें, बच्चे सुनते नहीं हैं। लेकिन जब उसके बाद फिर जब उसकी प्रक्रिया में कुछ चीज़ें होने लगती हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, तब बुजुर्गों की निद्रा टूटती है। ये तो अन्याय हो रहा है, ये दोनों ही, हिंदू में भी है मुस्लिम में भी। तो हमें लगता है कि मतलब हर अभिभावक अगर ये ठान ले कि नहीं बच्चों को हमको सही तालीम देनी है, बतानी है, कुछ चीज़ें जो है संस्कार भरने हैं, शायद इस तरह की चीज़ों से मतलब कुछ हद तक मुक्ति मिले। तो बार बार ये चीज़ें देखने को मिल रही। और जब भी होता तो यही हो रहा है कि जहाँ भी हिंदू मुस्लिम में तनाव की स्थिति हो रही है, उस समय जो समाज के जो
मतलब समझदार लोग हैं, जिनको कहिए अमन पसंद जैसे हैं, या शांति समिति के लोग हैं, या तमाम तरह के लोग, कोई दिखाई नहीं पड़ता, सब अपने घरों में कैद हो जाते हैं। वो मीटिंग तक ही सीमित है। मैंने जब सारा कुछ हो जाने के बाद 4-5 दिन के बाद कैसे शांति समिति की बैठक होगी, कैसे लगभग कपड़े पहन करके वो आएंगे, लंबी लंबी बातें बोलते चले जाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट वो कभी दिखाई नहीं पड़ते। 1-2 लोगों की भी अपवाद हर वर्ग में है, अपवाद लोग दिखते हैं, चिंताएं लोगों की है, लेकिन अधिकांश लोग उस समय घर के अंदर चले जाते हैं। जब प्रक्रिया होने लगती है तो फिर उन लोगों को लगता है कि अन्याय होने लगता है। तो इससे कहीं ना कहीं उभरने की राकेश जरूरत है। तो इस पॉडकास्ट में आपने देखा कि कैसे रांची के लोगों ने सामाजिक स्तर पर सामने आकर एक मंच पर रांची को जलने से बचा लिया। ऐसे कई किस्से हैं जो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।